ऐसा कहा गया है कि चीन का सामान चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो वर्तमान परिदृश्य में चीनी सामान का बहिष्कार का एक ट्रेंड चल रहा है, क्या ये उचित है और क्या यह संभव है? क्योंकि सेना बुलेट से जवाब दे रही है और हम लोग को बॉलेट से जवाब देना है। तो आखिर क्या परिस्थिति उत्पन्न आ गई जो हमें ऐसा करना पड़ रहा है? उन्हीं सब कारणों को आज हम लोग जानेंगे संवैधानिक एवं राजनीतिक शब्दावली के अंतर्गत कि कौन कौन से ऐसे शब्दावली आते हैं जिसके माध्यम से कोई भी सरकार अपने सारे काम करवाती है, कोई भी सरकार दूसरे देश के सरकार के साथ संबंध बनाती है। तो जी हाँ, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, संवैधानिक एवं राजनीतिक शब्दावली। जिस तरह मैंने इकोनॉमिक्स में एक ग्लोसरी बताया था, इकोनॉमिक ग्लोसरी, क्रेता बाजार, विक्रेता बाजार, डिफिसिट मैनेजमेंट, उसी तरह पॉलिटी में भी आपको आज ग्लोसरी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ छात्रों का सर प्रश्न था, तो सर हम लोग बहुत सारे ऐसे पद हैं जो समझ नहीं पाते। डंपिंग क्या है, आपका कोरम क्या है, एमनेस्टी क्या है, बफर स्टेट क्या है, तो उन सारी बातों को आज मैं आपके समझ लेके आया हूं। जैसा कि अभी आप जान ही रहे हैं कि भारत अभी कितने विपत्ति से गुजर रहा है। अभी एक तूफान से अभी हम लोग उबरे भी नहीं थे कि कल एक और तूफान निसर्ग भी आ गया। जो उस बार का तूफान पूर्वी तट पे आया, अब पश्चिमी तट पे। उस बार के तूफान में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुए थे। इस बार के तूफान से आपको मुंबई और गुजरात प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। हम लोग तूफानों में पल रहे हैं, दुनिया भी हम ही लोग बदलेंगे। जैसे कोरोना को मात देंगे, उसी तरह दुनिया को और सभी लोगों को, जो भी अभी भारत के आलोचक बने हुए, उन लोगों को मात देंगे। चलिए शुरू करते हैं। संवैधानिक एवं राजनीतिक शब्दावली में जो सबसे पहला शब्दावली है वो है आपका पिंग पोंग डिप्लोमेसी। बहुत चर्चित, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पिंग पोंग डिप्लोमेसी क्या है? तो सबसे पहले पिंग पोंग जो शब्द है वो टेबल टेनिस में प्रयोग होता है। टेबल टेनिस। अब ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। कैसे? पिंग पोंग डिप्लोमेसी के अंतर्गत चीन क्या करता है, कोई भी उसका देश जिससे उसका संबंध खराब हो गया है, वो उसे टेबल टेनिस खेलने के लिए आमंत्रित करता है और खेल के बहाने ही क्या करता है, अपना संबंध सुधारना चाहता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि खेल के माध्यम से अपने खराब संबंधों को सुधारने की जो कूटनीतिक चाल होती है उसे हम लोग पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहते हैं। और यह देश कौन करता है? चीन। तो इससे दो क्वेश्चन बहुत आते हैं कि पिंग पोंग किस खेल को कहा जाता है? टेबल टेनिस। पिंग पोंग किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। पिंग पोंग डिप्लोमेसी का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। और इवन आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि चीन का राष्ट्रीय खेल भी टेबल टेनिस को ही माना जाता है। अब बात करते हैं गन बोट डिप्लोमेसी। गन बोट डिप्लोमेसी क्या है? गन मतलब बंदूक, यानी गन बोट डिप्लोमेसी। यहाँ पर तो पिंग पोंग होता खेल से, यहाँ गन मतलब बंदूक, यानी बंदूक के माध्यम से डिप्लोमेसी होता। क्या समझते हैं? जब कोई देश अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए कोई देश को अपनी शक्ति का भय दिखाकर अपना काम करवाना चाह रहा है या किसी देश का पक्ष लेता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं गन बोट डिप्लोमेसी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 1971 के युद्ध में जब भारत पाकिस्तान के बांग्लादेश को लेकर युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका और ब्रिटेन अपने जहाजी बेड़े लेकर पाकिस्तान के समर्थन में हिंद महासागर में उतर गए थे। वो भारत को डराना चाह रहे थे। भारत किसी से डरने वाला है जो डरेगा? उस समय इंदिरा गांधी थी, अभी तो जानिए रहे कौन है। ये तो आप किसी से नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि इनका सीना पता है कितना इंची का है। तो आपको कहा जाता है कि गन बोट डिप्लोमेसी में जब अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान के समर्थन में हिंद महासागर में अपने बेड़े लेकर आ गए, तब भारत ने रशिया से मदद मांगी। रूस ने क्या किया कि अपने भी जहाजी बेड़े उन्होंने उतार दिया भारत के समर्थन में। जब दोनों जहाजी बेड़े आमने सामने हो गए तो अमेरिका और ब्रिटेन को वापस हटना पड़ा था उस समय इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तभी 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश का उदय हुआ था। उस समय जो बांग्लादेश था वो उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो आप गन बोट डिप्लोमेसी को ऐसे लिख सकते हैं कि जब कोई देश अपना राजनीतिक उद्देश्य या राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई देश को अपनी शक्ति का भय दिखाता है तो उसे गन बोट डिप्लोमेसी कहते हैं। अभी चाइना भी हमारे साथ ही कर रहा है।
देख रहे हैं ना कि बॉर्डर पे है, लेकिन भारतीय सेना एकदम टस से मस नहीं, हम अगर इस बार भी आपको घुस कर मारेंगे, एकदम यही आ रहा है। तो गन बोट डिप्लोमेसी समझ गए। अब बात करते हैं बम्बो कर्टन, यानी बम्बो कर्टन का मतलब होता है बांस का पर्दा, और इसका भी संबंध चीन से है। बम्बो कॉटन चीन के उत्पादन में, ये बांस के उत्पादन में चीन बहुत अग्रणी देश है। बांस का पर्दा, इसके तहत क्या करता है चीन, तो बम्बो कॉटन के माध्यम से चीन अपने नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को बहुत ही अपने नागरिकों पर थोपता है। जैसे वहां के नागरिक, चीनी नागरिक ना ही किसी विदेशी दौरे पर बिना सरकार की अनुमति से जा सकते हैं, और दूसरी बात ना ही वो सरकार की बातें या अपने देश की बातें दूसरे देश में कर सकते हैं। इसलिए इन प्रतिबंधों को बम्बई कॉटन कहा जाता है, बांस का पर्दा, जिसका संबंध किस देश से है, चीन से है। अब बात करते हैं बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या किसे कहते हैं, दो देशों के बीच एक ऐसा देश जिसकी सीमा दोनों देशों से लगती हो। यानी कोई देश अगर किसी देश पर आक्रमण करना चाहे, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, ये भारत का मान लिए मैप का, ये आपका मान लिए ये आपका उत्तरी और ये हो गया पूर्वी, उत्तरी पूर्वी छोर है। तो यहाँ पे आपका नेपाल है, इस साइड पूरा नेपाल है, और नेपाल के ऊपर यहाँ पर क्या है, चीन है। तो अगर चीन भारत पर हमला करना चाहे तो पहले नेपाल में एंट्री करेगा, उसके बाद फिर कुछ क्षेत्रों में भारत पर। चीन के साथ भी भारतीय सीमा बनती है, लेकिन यहाँ पर बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जब दो देशों के बीच कोई अपने देश की सीमा मिलती हो तो उसे क्या कहा जाता है, बफर स्टेट, जो किसी को युद्ध करने से रोके। यानी चीन अगर भारत पर आक्रमण करना चाहे तो वो नेपाल की धरती का तो उपयोग नहीं कर सकता है। तो यानी हमारे चीन और भारत के बीच जो बफर स्टेट है वो कौन है, नेपाल है। तो बफर स्टेट, अब इसे एक और समझिए, लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी वैसा देश जो तीनों ओर स्थल से घिरा हो उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। जैसे नेपाल ही को लीजिए, नेपाल क्या है, तीनों ओर से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, तो इसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। भूटान, भूटान भी क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री का उदाहरण है, यानी तीनों ओर क्या है, आपको स्थल से घिरा है। आपके लिए प्रश्न है कि जब कोई स्थल तीनों ओर जल से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं, जब कोई स्थल तीनों ओर जल से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो ये हो गया बफर स्टेट, यानी जब किन्हीं दो देशों के बीच स्थित एक ऐसा देश जो युद्ध करने से रोके या दो देशों के बीच सीमा बना दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बफर स्टेट। लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी आपको जिसके सीमा चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई हो उसे लैंड लॉक्ड कंट्री है कहते हैं। भूटान और नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री के उदाहरण है। एमनेस्टी, अपराध क्षमा, यानी जब कोई देश, इसको अच्छे समझिएगा, जब कोई देश सैन्य कार्रवाई द्वारा, ठीक है, किसी अपराधी को या आतंकवादी को या बहुत सारे समूह को जिसे क्या करे वो माफ कर दे, क्षमा कर दे, उग्रवादी को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमनेस्टी कहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने बहुत सारे पाकिस्तानी सेना को क्या किया था, बंदी बना लिया था। उनको अपने कहा जाता है कि सब हथियार को रखना पड़ा था, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने सभी को क्या किया, छोड़ दिया। तो उसे हम लोग एमनेस्टी करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक प्रश्न आता है बराबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली सबसे बड़ी संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन। और इससे क्वेश्चन कौन होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। जो मानव के अधिकार के लिए लड़ता हो वही है मानवाधिकार। तो आप लोग समझ गए एमनेस्टी किसे कहते हैं, अपराध क्षमा, यानी जब कोई देश, ठीक है, बहुत सारे विद्रोहियों को या कहिए जो भी आप कह सकते हैं, आप उसे एक बार में क्षमा कर दे, ठीक है, माफ कर दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमनेस्टी, क्षमा, अपराध क्षमा। अब आते हैं शांति समझौता, जिसे बोला जाता है आर्मिस्टिस। जब दो देश शत्रुता त्याग कर लड़ना बंद कर दे, जब कोई दो देश शत्रुता त्याग कर लड़ना बंद कर दे और शांति अपनाकर वैचारिक आदान प्रदान करें कि हम लोग अब नहीं लड़ेंगे, तो वैसी क्रिया को, वैसी प्रक्रिया को शांति समझौता आर्मिस्टिस कहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन फिर पाकिस्तान अपना आदत से लाचार है, उधम वो ऐसा कुछ है जो कभी सीधा नहीं होगा, वो पाकिस्तान। अब बात करते हैं बूट लैगिंग। बूट लैगिंग क्या है, अवैध व्यापार, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, इसे समझिएगा अच्छे से। बूट लैगिंग क्या है,
बुक लैगिंग, गैर कानूनी तरीके से शराब का, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, गैर कानूनी तरीके से शराब को बनाना और शराब को बेचने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, बूट लैगिंग कहलाती है। बिहार में अभी यह व्यापार पूरी तरह से फल फूल रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बूट लैगिंग, अवैध व्यापार, गैर कानूनी तरीके से शराब को बनाना या शराब का व्यापार करना बूट लैगिंग कहलाता है। अगला ब्रेन ड्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिभा पलायन। जब किसी देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ अपनी देश में सेवा ना देकर कुछ ज्यादा सुविधा के कारण दूसरे देश में जाकर अपनी सेवा देते हैं तो उसे पॉलिटी में ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, प्रतिभा पलायन। जैसे एग्जांपल में आज जितने भी आपको भारत में देखिए, जैसे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उसके चेयरमैन अधिकतर सब भारतीय हैं। बहुत सारे इंजीनियर हैं जो क्या है, गूगल में काम करते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में तो कहा जाता है कि 40% जो कर्मचारी हैं वो भारतीय हैं। अगर सभी भारतीय माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर चले आए तो उनका डोर तो क्या, विंडो भी नहीं खुलेगा। बोलते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट में विंडो होता है, तो ये स्थिति हमारे देश की है। तो यानी कहा जा सकता है कि जब देश किसी देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ अपनी देश में सेवा ना देकर कुछ सुविधाओं के कारण दूसरे देश में सुविधा, यानी वेतन भी ज्यादा मिलता होगा, कुछ सुविधा मिलता है के कारण दूसरे देश में सेवा देता है, सुविधा देते हैं, तो उसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। अगला ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग यानी दिमाग बाल धो दिया नहीं, ब्रेन वॉशिंग किसे कहते हैं, ठीक है। यानी समझिए इसी को, जब कोई राज्य अपना विचार दूसरे व्यक्ति के दिमाग में भर देता है, यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति का स्वतंत्र विचार नष्ट कर दिया जाए और अपना विचार उसमें भर दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। जैसे जितने भी जिहादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, क्या उन्हें सिखाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तरह तरह के वीडियो दिखाए जाते हैं कि आपके धर्म के साथ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह के क्या करते हैं, उनका ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। तो ब्रेन वॉशिंग समझ गए, जब किसी व्यक्ति का स्वतंत्र विचार नष्ट कर दिया जाता है तो उसे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। स्वतंत्र विचार नष्ट करके क्या किया जाता है कि उसमें अपना विचार भर दिया जाता है। अगला जीनोसाइड, जीनोसाइड किसे कहते हैं, किसी देश में जानबूझकर धर्म, जाति व देश के लोगों को नरसंहार करना जीनोसाइड कहलाता है। जैसे पाकिस्तान ने क्या किया था 1971 में बांग्लादेश में किया था, वहां कहा जाता है कत्लेआम मचा दिया था। जैसे नादिर शाह ने बचाया था, बहुत सारी मतलब कि सभी सेंस में कत्लेआम मचा दिया। तो किसी देश में जानबूझकर धर्म व जाति व देश के लोगों को नरसंहार करना क्या कहलाता है, जीनोसाइड। तब क्या हुआ था, बांग्लादेश के लोगों ने भारत में आकर शरण ली थी। तब साइड के बाद अब बात करते हैं यूथनेसिया की। यूथनेसिया जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी होता है इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु। आए दिन एग्जाम में इससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि महाभारत में किस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जी हाँ भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी जब उनकी इच्छा होगी तभी उनको उनकी मृत्यु होगी। तो इच्छा मृत्यु क्या है, तो किसी व्यक्ति का कभी ठीक ना होने वाले रोग के कारण दुख व दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए जानबूझकर मार देने के नियम या कानून या व्यवस्था को क्या कहा जाता है, यूथनेसिया कहा जाता है। आपने मौर्य काल में भी पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य संथारा विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। संथारा विधि जैन धर्म में एक विधि है, संथारा विधि। अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, खाना पीना सब बंद कर देते हैं, तो और खुद ब खुद उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, जिसे कहा जाता है संथारा विधि। इसे ही कहा जाता है इच्छा मृत्यु। तो भारत में इच्छा मृत्यु का कानून पहले नहीं था। इच्छा मृत्यु को थोड़ा सा अच्छे समझिए, यानी सिंपल सा चीज, यानी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वेंटिलेटर पर हो, जो ना ही ठीक हो सकता है, ना ही उसका कोई अंग काम कर रहा है, उसमें जीने की इच्छा ना हो, तब उसे इच्छा मृत्यु वो कोर्ट से मांगता है, तब उसे कौन सी मृत्यु दी जाती है, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव यूथनेसिया और एक होता है पैसिव यूथनेसिया। दोनों को अच्छे से समझिएगा। एक्टिव यूथनेसिया किसे कहा जाता है, तब जैसे किसी व्यक्ति को इंजेक्शन के द्वारा या जहरीली दवा द्वारा मार दिया जाए तो उसे बोला जाता है एक्टिव यूथनेसिया। जैसे अमेरिका में एक्टिव यूथनेसिया प्रचलित है। पैसिव यूथनेसिया क्या है, यानी जब कोई व्यक्ति को
ठीक है, जिससे उसका इलाज चल रहा है, दवा हो या वेंटिलेटर हो, वो बंद कर दी जाए, या वेंटिलेटर से उसे हटा दिया जाए, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया जाए। तो इस माध्यम से उसे मारना, ठीक है, पैसिव यूथनेसिया कहलाता है। भारत में जो जिस प्रकार की यूथनेसिया है वो पैसिव यूथनेसिया है। तो आपने समझ लिया एक्टिव यूथनेसिया किसे कहते हैं, पैसिव यूथनेसिया किसे कहते हैं। यूथनेसिया का अर्थ क्या होता है, इच्छा मृत्यु, यानी किसी व्यक्ति का कभी ठीक ना होने वाले रोगों के कारण दुख व दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए जानबूझकर मार देने का नियम क्या कहलाता है, यूथनेसिया कहलाता है। यानी एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, जैसे आपको पता है कि आपका संविधान आपको अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार देता है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि संविधान के कहा जाता है कि आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या करना कानूनन अपराध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछ चुका है कि आईपीसी की धारा किस धारा के तहत आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, 309 के तहत। आशा करता हूं कि आप यूथनेसिया अच्छा से समझ गए होंगे और इसका एक अच्छा सा नोट्स तैयार करेंगे। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। भारत में आए दिन न्यूज में देखिएगा सेकुलर है, वो नेता सेकुलर है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, और आपने प्रस्तावना में भी पढ़ा होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, जहां सभी धर्मों के लोग क्या है, समान है, जहां धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे वैसे देश को क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। अब भारत किसका उदाहरण है, धर्मनिरपेक्ष का। आपका प्रस्तावना में है ना धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। अब बात करते हैं धार्मिक चार। जहां भारत धर्मनिरपेक्ष है, वैसे विश्व में ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां एक विशेष धर्म के नियम के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है, जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, वेटिकन सिटी, बांग्लादेश। यहाँ क्या है कि एक विशेष धर्म के नियम के अनुसार ही शासन किया जाता है। ऐसे देशों को हम लोग धार्मिक राज्य, इंग्लिश में थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, थियोक्रेटिक स्टेट किसे कहते हैं, यानी जहां एक विशेष धर्म के नियम के अनुसार शासन का संचालन किया जाए उसे थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेटिकन। ये सब जो राज्य हैं वो धार्मिक राज्य कहलाते हैं। अब आते हैं संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना में एक वर्ड आता है संप्रभुता, क्या है, देखिए प्रस्तावना हम लोग को सभी याद है, लेकिन बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग हमें पता नहीं था। उसी में से एक क्या है, संप्रभुता। संप्रभुता किसे कहते हैं, यानी संप्रभुता का मतलब है कि हम अपने फैसले लेने में सक्षम है, हम अपने अंदरूनी मामले, बाहरी मामले जो भी है, जैसे भी एक एग्जांपल समझिए, अभी भारत और चीन के बीच तनातनी है, अमेरिका आके सजेशन दे रहा है कि मैं आपकी मदद करूं, आप दोनों के बीच मध्यस्थता करा दूं, तो भारत तुरंत बोलता है नहीं, ये हमारे बीच का मामला है, हमारी संप्रभुता का मामला है, ये हम खुद सॉल्व करेंगे। यानी भारत ना किसी पर निर्भर है, ना किसी का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब क्या होता है, उपनिवेश। जैसे भारत 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले ब्रिटेन का डोमिनियन था, लेकिन वर्तमान में वो किसी के डोमिनियन नहीं है, यानी ना ही वो किसी के दबाव में फैसले ले सकता है, ना ही किसी के कहने पर। यानी वैसा देश जो ना किसी पर निर्भर है, ना किसी का डोमिनियन है, वो अपने आंतरिक व बाहरी फैसले खुद ले सकता है, उसे संप्रभुता कहते हैं। और एक स्वतंत्र राज्य के लिए संप्रभुता सबसे ज्यादा आवश्यक है। गणतंत्र, गणतंत्र किसे कहते हैं, रिपब्लिक। भारत, आपको पता है कि भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, लेकिन आपसे प्रश्न ये है, भारत ने अपना संविधान कब अपनाया था, भारत ने अपना संविधान कब अपनाया था। आप कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर लिखें। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, यही कमेंट मेरे लिए जान है, जो मुझे और भी उत्साहित करती है कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं। इसलिए कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि जितना कमेंट कीजिएगा उतना ही वीडियो लेकर मैं आपके पास आऊंगा। गणतंत्र, रिपब्लिक। गणतंत्र का अर्थ है जहां का सर्वोच्च पद, जैसे आप समझ लीजिए हमारे यहाँ का सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति। जहां का सर्वोच्च पद वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा चुना जाए उसे बोला जाता है गणतंत्र। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद क्या है, सर्वोच्च पद है, तो ये क्या है, वंशानुगत पद नहीं है। यानी यहाँ अब पहले जैसा नियम नहीं है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो पढ़ेगा वही राजा बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा प्रजा ही रहिएगा। इसलिए पढ़िए और राजा बनिए। यानी वंशानुगत पद ना होकर जनता के द्वारा चुना जाए। राष्ट्रपति का पद भी क्या होता है कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही चुना जाता है। तो वैसे
पद को क्या, वैसे देश को क्या बोलते हैं, गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र है। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में माना कि संसदीय व्यवस्था है, लेकिन वहां गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां संसदीय व्यवस्था के साथ साथ राजतंत्र भी है। क्यों? क्योंकि वहां की जो सर्वश्रेष्ठ पद है, महारानी, जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती है। वो क्या है, उनका पद जो है वो वंशानुगत है, यानी एक ही वंश से राजा रानी चुने जाते हैं। तो गणतंत्र का ऑप्शन क्या आपको लिखना है कि वैसा देश जहां का सर्वोच्च पद वंशानुगत ना होकर देश के प्रजा द्वारा चुना जाए, निर्वाचित हो, उसे गणतंत्र कहते हैं। समता, समता का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 में भी आपको समता का अधिकार वर्णित है। समता का अधिकार 14 से 18 आप पढ़िएगा। 19 से 20 स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सभी ये अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को अलग अलग करके पढ़ा गया है। अगर धार्मिक अधिकार की बात किया जाए तो 25 से 28 आपको धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो समता किसे कहते हैं? बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना समता कहलाता है। तो ये सब जो जितने भी वर्ड थे आपको, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, समता, संप्रभुता, ये सब हमारे प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हैं, जो इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे है, आप बताइएगा क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? अगर हाँ तो कैसे, और ना तो कैसे? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मुझे पता है आप लोग जवाब दीजिएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद से बोलता हूं कि शायद 2 या 3 तो जरूर जवाब देंगे। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा में पहले चलते हैं सर्वोदय। सर्वोदय का उदय होता, अर्थ होता है सबका उदय, सबका उत्थान। यानी कहने का मतलब है कि सर्वोदय, आपने इससे प्रश्न भी होता है, सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने की? सर्वोदय जो शब्द है सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल देखता हूं बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में गलती करते हैं। यह प्रश्न आता है कि सर्वोदय योजना किसने शुरू की, तो आप सही मानते हैं 1944 में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दे सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तब आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द जो है वो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से लिया था। जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, उसी पुस्तक से उन्होंने सर्वोदय शब्द को लिया था, जिसका अर्थ होता है सबका उदय, सबका उत्थान। यानी समाज के जो निचले वर्ग हैं वहां से आपको उदय करके आपको क्या है, उदय करना है, उनका क्या करना है, उत्थान करना है। यानी सर्वोदय का मतलब क्या है? सबका उदय, सबका उत्थान। सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने। जबकि सर्वोदय योजना किसने शुरू की थी? 1944 में जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? यानी बिना हिंसा का सहारा लिए सरकार के बने कानून का विरोध करना या उसे पालन करने से, उसे मानने से इनकार करना सविनय अवज्ञा कहलाता है। जैसा कि आपको पता है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है? बिना हिंसा का सहारा लिए सरकार द्वारा निर्मित विधियों का पालन करने से इनकार करना सविनय अवज्ञा कहलाता है। अवज्ञा, आज्ञा का उल्टा क्या होता है? अवज्ञा, यानी मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। मैनिफेस्टो, बहुत इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्टो क्या है? बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका हिंदी होता है चुनावी घोषणा पत्र। चुनाव आते हैं, हेलीकॉप्टर घूमने लगते हैं और तुरंत आता है मित्रों, भाइयों एवं बहनों, तो आप लोग सुनते हैं कि जब चुनाव जीतेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, गरीबी दूर भगाऊंगा। लेकिन क्या होता है वो तो आपको पता ही है। तो यानी किसी राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव के पूर्व अपने कार्यों तथा कार्यक्रमों का घोषणा पत्र ही मैनिफेस्टो कहलाता है। यानी समझिए चुनावी लॉलीपॉप, यानी जब चुनाव आता है तो बोलते हैं मैं आपके लिए ये करूंगा, वो फ्री कर दूंगा, पानी फ्री, राशन फ्री, ये फ्री, वो फ्री। ठीक है, तो यानी मैनिफेस्टो किसे कहते हैं? चुनावी घोषणा पत्र को मैनिफेस्टो कहते हैं। कि किसी राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव के पूर्व अपने कार्यों तथा कार्यक्रमों का घोषणा पत्र क्या कहलाता है? मैनिफेस्टो कहलाता है। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं कोरम की। कोरम क्या है? आए दिन एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कोरम किसे कहते हैं, कोरम के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप कोरम को समझिए। किसी संस्था या सभा की कार्रवाई के लिए कम से कम सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? कोरम कहा जाता है। मान लीजिए हम क्लास शुरू करते हैं तो क्लास में कम से कम 10 बच्चे भी आएंगे तब ना हम पढ़ाना शुरू करेंगे। वही चीज संसद में, लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में भी
की जाती है। यानी जब संस्था या सभा की कार्रवाई के लिए कम से कम सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरम। अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो कार्रवाई भी आयोजित नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 कोरम होना जरूरी है, यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10 व्यक्ति आना जरूरी है, तभी संसद की कार्रवाई चलेगी। दूसरा, सचेतक व्हीप। हर एक सदन में कोई राजनीतिक पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को व्हीप या सचेतक नियुक्त करती है जो विधानसभा या संसद में अपने संसद सदस्यों की उपस्थिति के बारे में ध्यान रखती है, या उनके कौन सा ऐसा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, अनुशासन बना के रखना है। यानी इन सारे पहलुओं को देखने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा संसद में या विधानसभा में जिसकी नियुक्ति की जाती है उसे व्हीप या सचेतक भी कहते हैं। जैसे अभी लोकसभा में बीजेपी के सचेतक कौन है, अनुराग ठाकुर। बिहार में बीजेपी के सचेतक कौन है, तो अनिल सिंह। तो ये सचेतक एक क्या होता है, राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त क्या होता है, व्यक्ति होता है जो संसद में अपने सदस्यों के उपस्थिति या अनुशासन या कोई कार्य दिया गया है उस पर ये नजर रखते हैं। अब आपके पास दो हैं, एक स्टार्स एंड स्ट्राइप्स और एक यूनियन जैक। कुछ लोग तो जान ही गए हैं क्या होगा, चलिए बताता हूं। ये दोनों झंडे के नाम है। स्टार्स एंड स्ट्राइप्स अमेरिकी झंडे का नाम है और यूनियन जैक ब्रिटेन के झंडे का नाम है। अपना तो जान ही रहा है, मेरा शान तिरंगा है, मेरा जान तिरंगा है। तो स्टार एंड स्ट्राइप्स जो है वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के झंडे का नाम क्या है, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स। बराबर ये प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। यूनियन जैक, ब्रिटेन के झंडे का नाम क्या है, यूनियन जैक। एक बात और याद रखिएगा कि स्टार एंड स्ट्राइप्स में कुल 50 स्टार्स है, 50 तारे हैं। नहीं है तो गूगल बाबा में खोल के देख लीजिएगा अमेरिकी झंडे का इमेज क्या होता है, तो वहां देखिएगा उस झंडे में क्या है, 50 तारे हैं। 50 ही तारा क्यों है, क्योंकि अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 50 है, और सभी तारे एक तारा अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसके झंडे में कितने तारे हैं, 50 तारे हैं। तो स्टार एंड स्ट्राइप्स अमेरिका का झंडा, यूनियन जैक ब्रिटेन का झंडा, और हमारा झंडा तो ऊंचा है ही। अब आप बात करते हैं पेंटागन। यूएसए के रक्षा विभाग का जो कार्यालय है वो उसे पेंटागन कहा जाता है। आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेंटागन क्या है, तो यूएसए का रक्षा विभाग का कार्यालय क्या है, पेंटागन है, जो वाशिंगटन डीसी में है। अब यहाँ पर एक बात और आपको समझना है, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब बात करते हैं चार्ज डी अफेयर्स। चार्ज डी अफेयर्स कहते हैं सभी देश अपने पड़ोसी देशों या बहुत सारे देशों में अपना एक राजदूत नियुक्त करते हैं जो सरकार की बातों को बताते हैं। तो राजदूत के स्थान पर जो व्यक्ति अल्पकाल के लिए काम करता है उसे हम चार्ज डी अफेयर्स कहते हैं। चार्ज डी अफेयर्स कहते हैं। राजदूत के स्थान पर जो व्यक्ति अल्पकाल के लिए काम करता है उसे चार्ज डी अफेयर्स कहते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेट, या कहीं कहीं से फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया था लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, प्रेस को। यानी प्रेस को फोर्थ स्टेट और फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। इस फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग प्रेस के लिए जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम क्या है, एडमंड बर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है किसने प्रेस के लिए फोर्थ स्टेट का शब्द का इस्तेमाल किया, तो एडमंड बर्ग। अब बात करते हैं कास्टिक वोट, जिसका हिंदी होता है निर्णायक मत। समझिए इसे, मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक पर वोट चल रहा है और मान लीजिए आपको पक्ष में भी 50 मिलते हैं और विपक्ष में भी 50 मिलते हैं, तो बराबर हो गया। तब लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, एक वोट डालकर किसी को भी ज्यादा कर सकते हैं, किसी को भी कम कर सकते हैं। तो जो लोकसभा का जो अध्यक्ष का वोट होगा उसे ही हम बोलेंगे कास्टिंग वोट, यानी चित भी उनका पट भी उनका, उन्हीं के हाथ में क्या है, चित है। समझ गए। अब आते हैं ट्रीटी। ट्रीटी किसे कहते हैं, जिसका हिंदी होता है संधि। आप तो हिंदी से समझ ही गए संधि क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों या देशों के बीच जो औपचारिक समझौता होता है उसे ट्रीटी कहते हैं। बहुत सारे देशों के बीच बहुत सारे समझौते होते हैं, व्यापारिक समझौते, संवैधानिक समझौते, राजनीतिक समझौते। व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग किसे कहते हैं, व्हाइट जो समर्पण एवं शांति का प्रतीक है। नहीं तो जब युद्ध होता है तो जब कोई विपक्षी सेना ऐसे व्हाइट झंडा उठा लिया यानी वो समर्पण कर रही है, उसका भी प्रतीक है। तो व्हाइट झंडा किसका प्रतीक है, समर्पण व शांति का प्रतीक। तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मुख्य रूप से मैंने राजनीतिक शब्दावली को ज्यादा कर समाहित किया है।
नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसका एक वीडियो पार्ट और आएगा जिसमें मैं संवैधानिक शब्दावली आपके लिए लेकर आऊंगी। और संसद में बहुत सारे ऐसे शब्दावली होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ठीक है, प्रश्न काल क्या है, तो वो उन सारी बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, नई नई जानकारी आपको मिली होगी। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें और घर में इसे एक अच्छे से नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप बीच में 2 दिन पढ़ रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं तो ये पढ़ाई आपके काम की नहीं आएगी, क्योंकि फिर वही आप पढ़िएगा भुलाइएगा, पढ़िएगा भुलाइएगा। इसलिए हमेशा पढ़ते रहिए और याद करते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। एकदम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सफलता एक दिन नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। एक दिन जरूर कैसे मिलेगी? देखते हैं ना कि पत्थर ज़्यादा दिन तक रखा हुआ तो उस पर भी काई जम जाता है। काई मतलब समझ रहे हैं ना, और अगर वही लुढ़कते रहे तो कभी काई नहीं जमता है। बहता पानी हमेशा क्या रहता है? स्वच्छ रहता है। इसलिए हमेशा अपने आप को पढ़ाई में क्या कीजिए? बहा दीजिए। और एकदम इस लॉकडाउन में इतना पढ़ाई कीजिए कि आपको एकदम उदाहरण दीजिए कि मैंने तो इतना पढ़ा है, तभी आप सफल हो गया। तब तक आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए। धन्यवाद।